बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। और आज इसका लेक्चर नंबर 3। इसमें हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हम देखें, सबसे पहले हमें देखना है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो डेफिनेशन देखें इसकी क्या है और डेफिनेशन को फिर हम समझते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट विच मूव्स एज इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वर concentrated there and all applied forces were acting at that point। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक, आप समझ लें कि कोई बार है ये। ठीक है, आप मेटल का बार समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो है ऑब्जेक्ट है, मेटल का बार है। इसके हमने सपोज कर लिए कि ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और सारे पार्टिकल्स जो हैं उनका मास जो है वो सेम है ये। ठीक है, तो अब इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट होगा। सबसे पहले वो पॉइंट होगा जहाँ पर अगर मैं उसको यहाँ पे कोई मैं चीज़ रख देती हूँ ऐसी पिवट की तरह से, या अगर मैं यहाँ पर अपना हैंड उंगली रखती हूँ तो यहाँ पर वो बॉडी क्या होगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब बैलेंस क्यों होगी। ठीक है, यानी बैलेंस का मतलब है कि बिल्कुल इसी तरह से सीधी स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, इधर या इधर गिरेगी नहीं है। ठीक है, अब वो किस तरह क्यों होगी कि यहाँ पर ये वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास जहाँ पे मैंने इसको पिवट किया है, ये बैलेंस किया है। ठीक है, कि अगर हम इधर देखें कि कितने पार्टिकल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी 8 पार्टिकल्स हैं और इधर भी क्या है, 8 पार्टिकल्स हैं। तो जितना जो है यहाँ पार्टिकल्स का मास है सेंटर ऑफ मास के राइट हैंड साइड पर, इतना ही सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने पार्टिकल्स हैं उनका मास। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का मास और इन पार्टिकल का मास क्या है, बराबर है। यानी सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि अगर हम वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करें, तो उन दो हिस्सों का जो मास होगा, ठीक है, टोटल मास वो सेम होगा। ठीक है, यानी ये जो एक हिस्सा है ये, इसका मास, और एक हिस्सा क्या है ये, ठीक है, इसका मास बराबर होगा। यानी अगर ये जो है पार्ट, इसका 1 किलोग्राम है मास, तो इस पार्ट का मास भी कितना होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, दोनों पार्ट का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास इस ऐसे पॉइंट पे लाई करता है जहाँ पर आप जब उस बॉडी को डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स का मास सेम होता है और बॉडी उस पर क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है ये। उसके बाद जो है अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि सपोज मेरे पास एक इस तरह से ट्रायंगुलर कोई शेप की बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप की बॉडी है। अब ये देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास जो है कहाँ लाई करेगा। हमने कहा सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर अगर हम उसको डिवाइड कर दें तो दोनों पार्ट्स का मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं जो है इस तरह से ये जो सेंटर ऑफ मास लिया है मैंने, ठीक है, ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास अगर ये है, ठीक है, जिसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये होगा कि अगर मैं इसको बॉडी को इस तरह से सेंटर ऑफ मास पे से, ठीक है, इस तरह से मैं क्या कर लूँ, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, दो हिस्से क्या हो जाएंगे, ठीक है, एक हो जाएगा इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स का मास क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यानी जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये पूरा, ठीक है, इसका मास, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका मास दोनों का बराबर होना चाहिए। तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है इस तरह से लाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है कि जब हम उस पर, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऐसे बिहेव करता है कि जैसे सारा मास जो है वहीं पर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हुआ हुआ है ये। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है ये। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ट्रायंगुलर, इसमें मैं फोर्स लगाती हूँ इस डायरेक्शन में।
ठीक है, इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रही हूँ, यानी यहाँ सेंटर ऑफ मास नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ फोर्स लगा रही हूँ तो क्या चांसेस हैं, ठीक है, दोनों चांसेस हैं। बॉडी ये जो है ऑब्जेक्ट सीधा भी जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है रोटेट कर जाए। ठीक है, और अगर मैं फोर्स जो है सपोज यहाँ पे लगा रही हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर जो है फोर्स लगाई है, तो इसमें भी दोनों चांसेस हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट जो है सीधा चला जाए, या ऑब्जेक्ट रोटेट कर जाए, यानी दोनों तरह की मोशन प्रोड्यूस हो सकती है, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम वहाँ पर ठीक है अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं जहाँ सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के पॉइंट के ऊपर, तो फिर बॉडी जो होती है ठीक है कहाँ मूव करती है, ठीक है, बिल्कुल सीधी जाती है, यानी इसके अंदर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होती है, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से देखें, फर्ज करें मेरे पास एक पॉइंट है ये, ठीक है, ये एक पॉइंट मास है, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है, इस तरह से अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ इस पॉइंट के ऊपर, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है आगे इस डायरेक्शन में जाएगा ये। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए, इसको यहाँ सीधा जाना चाहिए। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ और पूरी बॉडी जो है ठीक है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट जा रहा है सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट ये सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कि सारी बॉडी का जो मास है ठीक है ये इधर लाई कर रहा है, जैसे सारी बॉडी का जो मास है इधर प्रेजेंट है, ये इधर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, इसलिए सारी बॉडी ठीक है कहाँ जा रही है, जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट मास जा रहा है ठीक है उसी डायरेक्शन में पूरी बॉडी जा रही है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी देखें डेफिनेशन देख लें कि सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जो कि मूव करता है जैसे कि टोटल मास ऑफ द बॉडी ठीक है उसी पॉइंट पर ठीक है हो, ठीक है, वर कॉन्सेंट्रेटेड देयर एंड ऑल अप्लाइड फोर्सेज वर एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे कि सारी फोर्सेस जो हैं बस इसी पॉइंट पे लग रही हैं, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है जैसे सारी बॉडी का मास जो है वो इधर ही प्रेजेंट हो ये। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। तो भाई ये याद रखिए कि जब हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी रोटेट नहीं करती है, बॉडी की मोशन कैसी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है बस। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम ये देखें, ये हमारे पास एक रॉड है पूरी इस तरह की, ठीक है, इसमें भी हम ये देखें इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है, यहाँ सेंटर में होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट होगा जहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो फिर ये जो दो हिस्से होंगे इनका मास सेम होगा। अब अगर हम यहाँ पे फोर्स देखें अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ठीक है, ये बॉडी ठीक है स्ट्रेट भी जा सकती है और रोटेट भी कर सकती है। यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं यानी कि आप क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली इसको इस तरह करके देख सकते हैं कि आप अपना कोई स्केल टेबल पे रख लें या कोई अपनी पेंसिल टेबल पे रख लें और फिर अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करके देखें कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या चांसेस होगा, ज़्यादा ये बॉडी घूम जाएगी यानी इसके अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई नहीं कर रही है। तो अब जब आप सेंटर ऑफ मास जहाँ बॉडी का होगा, जहाँ पर बॉडी बैलेंस हो जाती है, जब आप इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो भी चीज़ होगी स्केल होगा, ये पेंसिल होगी, इस पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी सीधी जाएगी। ठीक है, ये पूरा जो ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ये पूरा जो है सीधा ठीक है इस तरह से आगे जाएगा, यानी इसके अंदर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी, ये रोटेट नहीं करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ मास पर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और ये पॉइंट मास जो है ठीक है ऐसा है जैसे कि बस ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है ठीक है नहीं है, खाली बस ये एक पॉइंट है ये। तो इस पॉइंट पे जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट को कहाँ जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, इसलिए पूरी बॉडी भी कहाँ जाएगी, ठीक है स्ट्रेट जाएगी या ट्रांसलेशनल मोशन में आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास हमारा वो होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास जो है वो बिहेव ऐसे करता है जैसे कि पूरी बॉडी का मास वहाँ पर ठीक है कॉन्सेंट्रेटेड हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ठीक है। अब मास को जो हमने सेंटर ऑफ मास हमने किसके लिहाज से देखा था, जहाँ पर दोनों पार्ट्स जो हम डिवाइड हो रहे थे, ठीक है, उनका दोनों पार्ट्स का मास सेम था, ठीक है। और मास हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में, और मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम देखेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से, ये ठीक है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट को हम कैसे देखेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको अर्थ जो है वो अपने, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। यानी कि ज़मीन जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है, और जिस फोर्स से पुल कर रही है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और वही क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास एक ये बॉल है ये, ठीक है, और इस बॉल का जो वेट है, ठीक है, इसका बॉल का वेट है सपोज 2 न्यूटन इसका वेट है ये, ठीक है। तो इस बॉल का जो वेट होगा, ठीक है, डाउनवर्ड, ठीक है, ये होगा इसका 2 न्यूटन, और हम कहेंगे कि अर्थ इस पर कितनी फोर्स लगा रही है, इसको नीचे जो अट्रैक्ट कर रही है, ये पुल कर रही है, वो कितनी फोर्स से कर रही है, ठीक है, वो 2 न्यूटन की फोर्स से इसको पुल कर रही है। यानी किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो क्या होता है, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही होती है, ठीक है, वो उसका वेट होता है। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये हम, ठीक है, देख भी चुके हैं, ठीक है, ये हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर हम कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास कोई, ठीक है, बार है, कोई रॉड है, और इसमें डिफरेंट जो है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, समझिए कितने हैं ये 15 इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में पॉइंट जो है ये इसका होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों यहाँ पर, इसलिए देखें कि अगर मैं इस पॉइंट पर जो कि इसका सेंटर है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, यानी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक है, इसका वेट, ठीक है, जितना भी न्यूटन है, और ये जो इसका सेकंड पार्ट है इसका वेट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यानी अगर ये जो हाफ पार्ट है इसका वेट जो है 10 न्यूटन है, तो इस हाफ पार्ट का जो सेकंड हाफ पार्ट है इसका वेट भी कितना होगा, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो दोनों, ठीक है, दोनों पार्ट्स का क्या होगा, वेट बराबर होगा, ठीक है। अब वेट यहाँ पे क्यों लाई कर रहा है, तो यहाँ पे देखें कि हर जो पार्टिकल है उसका वेट, ठीक है, वेट की डायरेक्शन हमेशा होती है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब ये जो पार्टिकल है इसका जो वेट है ये क्या है, ये डाउनवर्ड है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, W1 है। इस तरह जो सेकंड पार्टिकल है, ठीक है, इसके वेट को हम कह सकते हैं ये W2 है। इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट ये पार्टिकल है इसका वेट क्या होगा, ये अगर 15th पार्टिकल है तो ये हो जाएगा W15। तो इस तरह से सबका वेट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो अब ये वेट क्या चीज़ होती है, फोर्स होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतनी सारी फोर्सेस जो हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, हर पार्टिकल का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जब इतनी फोर्सेस इस पूरे ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं, तो इन फोर्सेस का क्या होगा, एक रिजल्टेंट भी होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो अगर सारे पार्टिकल्स का वेट अलग अलग इस तरह से है कि W1, W2, W3 अप टू W15, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो पूरी बॉडी का, ठीक है, वेट होगा, टोटल वेट होगा। तो वो टोटल वेट जो है, वो रिजल्टेंट वेट, वो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगी, वो सेंटर में लाई करेगी, ठीक है। हम ये देखते हैं, ठीक है, कि जब भी 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, तो उनका जो है, ठीक है, फर्ज करें इस तरह से अगर 2 फोर्सेस आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, एक्ट कर रही हैं, ये कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इनके बीच में ही कहीं, ठीक है, रिजल्टेंट लाई कर रहा होता है, ठीक है, ये होता है इसकी रिजल्टेंट फोर्स। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी जो सारे वेट्स की, ठीक है, सारे वेट जो फोर्सेस हैं ये, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके सेंटर में लाई करेगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है,
ठीक है, हम उसका जो समझ लें वेट की जो हम लाइन बनाते हैं वो हम कहाँ पर बनाते हैं, जहाँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर आपको वेट का वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, वेट की लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करनी पड़ती है, तो आप कहाँ बनाएंगे, पहले आप देखेंगे कि उसका ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फिर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वेट जो है, ठीक है, ये सारे इन वेट्स का रिजल्टेंट है या इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल वेट है, और यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों पार्ट्स का वेट सेम होगा और जहाँ पर बॉडी क्या होगी, बैलेंस भी हो जाएगी। यानी इस पॉइंट पे अगर आप, ठीक है, इसको पकड़ के हाथ पे रखेंगे या किसी और पिवट पे रखेंगे तो फिर ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी, यानी इधर और इधर गिरेगी नहीं, बल्कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल रहेगी या स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की तरह ये पॉइंट ऐसा होता है जिस पे बॉडी बैलेंस होती है, और ये पॉइंट ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरी बॉडी का जो वेट है वो यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, होल वेट जो होता है ऑफ द बॉडी यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, इसको पीछे हमने देखें कि ये जो हमने देखा था, ये वाली एग्जाम्पल हमने कंसिडर की थी, ये उस केस में हमने कंसिडर की थी कि जब ये जो ऑब्जेक्ट था ये रखा हुआ था ऐसी जगह पर जहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पर जी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है पूरे ऑब्जेक्ट पर। यानी कि फर्ज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ज़मीन के करीब कहीं पर रखा हुआ है और अर्थ के करीब जो है, अर्थ की सरफेस के करीब जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके, ठीक है, हर हिस्से पर जी की वैल्यू क्या है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, यानी जहाँ पर जी की वैल्यू जो है पूरे ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर में लाई कर रहा है। अब यहाँ पर ये देखें कि मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको वर्टिकल रख दिया। वर्टिकल रखने का पर्पस ये है कि हमें पता है कि ये जो जी की वैल्यू जो है, ठीक है, अर्थ के करीब जो है वो 9.8 होती है, लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ठीक है, हाइट पर जाते हैं, तो जी की वैल्यू क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो किसी हाइट पर वहाँ पे क्या होगा, 8 भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने जो ऑब्जेक्ट लिया है, एक तो ये है बहुत बड़ा, ठीक है, इसके साइज बहुत बड़ा है, तो इसका जो नीचे का जो ये हाफ पार्ट है ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये जो पूरा समझ लें कि ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करने पर समझ लें कि ये इसका एक हाफ पार्ट हो गया और ये एक इसका हाफ पार्ट हो गया। तो ये नीचे का जो ये हाफ पार्ट है, ये इस पर जो जी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो अपर हाफ पार्ट है उस पर जी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट अब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है, किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में, जहाँ जी की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, किसी पार्ट पे कुछ है और किसी पार्ट पर क्या है, कुछ है ये। तो अब इस ऑब्जेक्ट का अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें कि कहाँ होगा, और अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें कहाँ होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका, ठीक है, क्या होगा, वो इसका यहीं इसके सेंटर में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं अगर उनका मास देखेंगे, और यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं अगर उनका मास देखेंगे, तो दोनों साइड के जो पार्टिकल्स हैं उनका मास बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर मास जो है फर्ज करें इसका 10 किलोग्राम है, तो इधर भी मास क्या होगा, इसका 10 किलोग्राम होगा। तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में। लेकिन अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम देखेंगे तो वो यहाँ पर सेंटर में लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको आप जब आप इनका वेट लेंगे, ठीक है, उनका जब आप वेट लेंगे तो वेट का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, mg। ठीक है, यानी मास मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी। अब यहाँ पे वैल्यू, इनकी जो पार्टिकल्स हैं इनका मास जो है, ठीक है, अगर आप सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 111, ठीक है, और यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 सपोज मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका आंसर जो है, सपोज अगर ये 10 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर आप इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो है आपके पास कितना आ जाएगा, सपोज, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर इस हाफ पार्ट का मास जो है 98 आपके पास आ जाएगा, 98 न्यूटन ये। लेकिन ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उस पर क्या है, ग्रेविटी 8 है ये, ठीक है। अगर ऊपर भी 10 पार्टिकल्स हैं, उनका मास समझ लें कि 1 है, यानी कि 10 है, ठीक है। तो अगर 10 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80। तो यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट का जो वेट आएगा वो 80 आएगा, ठीक है। तो अब वेट के हिसाब से अगर आप देखें तो इस हाफ पार्ट का और इस हाफ पार्ट का वेट बराबर नहीं है। नीचे वाले हाफ पार्ट का वेट 98 आ रहा है और ऊपर वाले पार्ट का वेट जो है वो 80 आ रहा है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ लाइन नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को जब आप लाइन बना के, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उन दोनों हिस्सों का जो वेट बराबर होना चाहिए, इसको हम वेट के हिसाब से देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाइन नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, जहाँ जिस पार्ट का मास ज़्यादा है उस पार्ट की तरफ, टूवर्ड्स द, समझ लें कि हैवी, ठीक है, वेट, ठीक है, वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब ये थोड़ा सा नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही अंदाजे से। ये पॉइंट वो होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मैं इस ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, तो अब ये जो 2 हिस्से हैं, यानी यहाँ से ये जो पूरा अपर पार्ट है इसका वेट और इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसका वेट क्या होगा, बराबर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो पॉइंट होता है जहाँ पर अब आप इस ऑब्जेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो जो 2 पार्ट्स हैं उनका वेट बराबर होना चाहिए, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप उसको जब डिवाइड करें तो उन 2 हाफ पार्ट का, ठीक है, मास जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट है, तो वहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट नहीं होता है बल्कि अलग अलग होते हैं। सेंटर ऑफ मास अलग लाई कर रहा होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग वेट के हिसाब से कहीं और लाई कर रहा होता है, यानी ये कोइंसाइड नहीं करते। लेकिन नॉर्मली जो हमारे जो भी ज़मीन पर चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी है, चाहे एरोप्लेन है, जाके, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई टेबल है, चेयर है, कबर्ड है, डोर है, कोई भी ऑब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं होता कि हम कहें कि वहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो उन सारे ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, जी की वैल्यू सेम होती है, ठीक है, यानी पूरे ऑब्जेक्ट पर जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं जहाँ पर जी की वैल्यू सेम होती है वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ सेंटर ऑफ मास लाई करता है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा। तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करते हैं, एक ही जगह लाई करते हैं या कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जहाँ पर अब जो भी प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर हम जो पॉइंट ले रहे होते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, वही पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होता है। अब सेंटर ऑफ मास जो है उसको कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास मालूम कर लिया तो इसका मतलब है हमने क्या कर लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट मालूम कर लिया। तो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का फॉर्मूला होता है और उसको हम यहाँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है। इससे आप इसको मेथड को समझ लें, उसके बाद जो है 2-3 न्यूमेरिकल्स होंगे एक्सरसाइज में, हम वो करेंगे, उससे आपको इसका पूरा ऑब्जेक्ट मेथड समझ में आ जाएगा कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर शेप हमें दी हुई है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, ठीक है। वो कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो कोई स्क्वायर भी हो सकता है, वो कोई ट्राइंगल भी हो सकता है, वो कोई हेक्सागन, पेंटागन भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी शेप हमें दी हुई है और इसका आपको सेंटर ऑफ मास मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस ड्रॉ करेंगे, उस पर जो है हम इसके नंबर्स लिख लेंगे, कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हम वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम नंबर लिख लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जो हमें शेप दी गई है, ठीक है, जिसका हमें सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर इस एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसको हम कहीं पे भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमारी मर्जी है कि हम इसको कहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है।
आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दिल चाह रहा है इसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो जो भी हमें शेप दी गई है जिसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, वहाँ पे हमने, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर क्या होता है कि जो आपको, ठीक है, जिस शेप का सेंटर ऑफ मास मालूम करना होता है, वहाँ पर उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, अगर ये आपके पास रेक्टेंगुलर स्क्वायर है तो इसके 4 कॉर्नर होंगे, और अगर आपके पास ट्राइंगल है तो इसके 3 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है। इस तरह पेंटागन है तो इसके 5 कॉर्नर्स होंगे। जितने भी कॉर्नर्स हैं उसके आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उन पार्टिकल का मास ये है, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास 4 कॉर्नर्स हैं, तो मैंने 4 पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं। एक इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास m1 है। एक इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास m2 है। इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, इसका मास m3 है, और एक इस कॉर्नर पे पार्टिकल है, इसका मास m4 है, ठीक है। और हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि इनके मासेस की वैल्यूज़ क्या आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो मासेस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सेम बताते हैं कि सारे मासेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो आपको बता देंगे कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4। अगर आपको कोई वैल्यू देंगे, ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करना पड़ती है हमें, ठीक है। अगर मैं दे दिया 1 किलोग्राम तो आपको 1 पुट करना पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो दे देते हैं कि m1 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m4 इज इक्वल टू, ठीक है, n, यानी सारे मासेस इक्वल हैं और उनकी वैल्यू क्या है, m है। तो अगर जब m वैल्यू है तो इसका मतलब है कि हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे अभी सेंटर ऑफ मास के लिए, वहाँ जहाँ वहाँ पर m1 m2 m3 m4 आएगा, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, ठीक है। और आगे जाके वो m कैंसिल हो जाता है, हमारे पास फिर वो, ठीक है, एक नंबर आ जाता है। तो हमें जब इसका सेंटर ऑफ मास करना है, मास मालूम करना है इस समझ लें शेप का, ऑब्जेक्ट का, तो इसका सेंटर ऑफ मास असल में क्या होगा, एक पॉइंट होगा आपको, यानी वो पॉइंट मालूम करना है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ है। और पॉइंट मालूम करने का मतलब है कि आप पॉइंट का क्या मालूम करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। यानी सेंटर ऑफ मास जब हम मालूम करते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास में, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो हम सेंटर ऑफ मास जब मालूम करेंगे तो हम उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। और अगर कोई ऐसा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों एक्सेस में लाई कर रहा है, तो फिर सेंटर ऑफ मास के आप 3 कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो हमारे एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल हैं उसे हम देखेंगे, हमारे पास दोनों तरह के न्यूमेरिकल आएंगे। एक में तो आप सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे सेंटर ऑफ मास में, और एक में आप एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे। यहाँ पे हमने, ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैंने एक्स वाई प्लेन में बनाया है, और ये सेंटर ऑफ मास जो मैं पॉइंट मालूम करूँगी इसके मैं सिर्फ एक्स वाई कोऑर्डिनेट मालूम करूँगी, ठीक है। तो अब मासेस जो मैंने सपोज कर लिया है, मैंने सपोज कर लिया है कि जो सारे मासेस हैं ये किसके इक्वल हैं, 1 किलोग्राम के इक्वल हैं। सारे मासेस इक्वल हैं और ये 1 किलोग्राम के इक्वल हैं। अब आपने जब यहाँ पे शेप ड्रॉ कर ली है, मासेस आपको पता है, मालूम है, दिया हुआ है, गिवन है, तो अब आपको करना क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं जो कि जो कॉर्नर पर लाई कर रहे हैं, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कि इनकी पोजीशन क्या है। तो जैसे m1 यहाँ लाई कर रहा है तो इसकी जो पोजीशन है वो ये है x1 y1। ये जो सेकंड पार्टिकल है यहाँ लाई कर रहा है, इसकी पोजीशन है x2 y2। ये जो m3 यहाँ लाई कर रहा है इसकी पोजीशन क्या है, x3 y3। और ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन क्या है, x4 y4। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कि x1 y1 की वैल्यू क्या है, x2 y2 क्या है, x3 y3 क्या है, x4 y4 क्या है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, आगे हम लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि ये पार्टिकल यहाँ पर है तो इसका, ठीक है, क्या वैल्यू है इसकी, देखें, ये देखें यहाँ पे ये x की वैल्यू 3 है, और क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी x1 3 और y1 क्या है, 0, तो इसका हो जाएगा 3 और 0। इसको देख लें, यहाँ पे ये लाई कर रहा है, ठीक है, यानी ये x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0, ठीक है, यानी x2 7 और y2 0। फिर इस पार्टिकल को अगर आप ये देखें यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की 7, ठीक है, और y की कितनी है, 6। तो ये हो जाएगा 7 और 6, यानी x3 7 y3 6। फिर इस पार्टिकल को अगर आप देखें तो कहाँ लाई कर रहा है, ये 3 है, x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, यानी x4 की जगह हम क्या पुट करेंगे,
3 और y4 की जगह हम क्या पुट करेंगे 6। तो ये पहले हमने सारे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू देख ली। ठीक है, ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मासेस मुझे गिवन थे, मैंने लिख लिया 1 किलोग्राम, और अगर 1 नहीं होगा m दिया होगा तो हम यहाँ पे m लिख लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे x सारे पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 30 70 76 36। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें 2 कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं सेंटर ऑफ मास में, तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम xc से डिनोट करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के लिए मैं c लगा रही हूँ, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको मैं yc से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए x का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, xc का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं और 4 पार्टिकल्स हैं तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, 4 नंबर तक जाएगा। अगर कोई ऐसी शेप है ट्राइंगल जिसमें 3 पार्टिकल्स हैं तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। अगर कोई ऐसी शेप है जिसमें 5 पार्टिकल्स हैं तो हमारा फॉर्मूला कहाँ तक जाना चाहिए, 5 तक जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो xc का फॉर्मूला देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 4 पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m1 m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका x कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मासेस 1 किलोग्राम है, तो मैं यहाँ m1 m2 ठीक है 1 पुट कर रही हूँ। ठीक है, m2 1, ठीक है m3 1, ठीक है m4 1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं वो मैं वहाँ पे देख के मैं लिख लूँगी। x1 3, ठीक है x2 7, x3 7, x4 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लें, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा। नीचे आपने सारी इनकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, 1 1 1, ये ऐड होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे 4 आ रहा है, यहाँ पे आया 3 7 7 3, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10, और 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाई 4 5 आएगा। यानी हमारा सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया है 5। अब हम y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। y कोऑर्डिनेट का भी इसी तरह इसी स्टाइल से फॉर्मूला लिखते हैं। जहाँ पर x1 x2 लिख रहे थे वहाँ पे हम क्या कर देंगे y1 y2 करके फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा y के लिए। ठीक है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, m1 की, ठीक है y1 0, m2 1, y2 0, m3 1, y3 6, m4 1, y4 6। इस तरह सारे मासेस की वैल्यूज पुट कर दी। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 प्लस 6 12, और ये सारे ऐड होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इक्वल टू 3। यानी सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। तो सेंटर ऑफ मास के मेरे पास जो xc और yc आया है, यानी मेरा जो पॉइंट आया है वो ये आ गया 5 और 3। ठीक है, अब इस 5 3 को हमने लोकेट करना है। हमारी जो शेप थी कि ये कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारे पास शेप थी इसमें हम देखेंगे 5 3 कहाँ लाई कर रहा है। तो 5 यहाँ पर है, x 5 था, और y क्या 3 था, 3 यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये 5 और 1 2 3, यानी 5 3 का पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे हम ठीक है इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये सेंटर ऑफ मास है ये। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ है, ठीक है यहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि एक रेगुलर शेप थी। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ आएगा, ठीक है यहाँ पर सेंटर में आएगा, और सेंटर में आ गया ये। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कहीं ड्रॉ की है शेप, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स की एक्स वाई सी की वैल्यू जो ऐसी आएगी कि फिर वो यहाँ पे उसके सेंटर में आपके पास पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको देखेंगे कि वो उसकी सेंटर में शेप में आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट्स के जो हैं एक्स वाई सी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वो सबकी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर वो सेंटर में लाई कर रहा है तो सबका सेंटर में ही लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें आपको z कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस m4 z4, और डिवाइडेड बाय फिर यही होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो इस तरह से हम z कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल ठीक है ऑब्जेक्ट हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम ये देख लेते हैं हमारी बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ के आ भी चुके हैं मैट्रिक में। ठीक है, वो होती है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है,
ठीक है, या कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हम कहते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी अगर कोई बुक टेबल पे रखी हुई है, रेस्ट में है, ठीक है, या कोई गाड़ी खड़ी हुई है रेस्ट में है, तो हम कहेंगे वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है बॉडी है। ठीक है, अब बॉडी जब रेस्ट में होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, तो होता क्या है कि उस पर कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, वो 2 भी हो सकती हैं, मोर देन 2 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उस पर जितनी भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, उन सारी फोर्सेस का जो अलजेब्रिक सम होता है या उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 0 होता है। तो अगर कोई बॉडी जिस पर फोर्सेस डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, ठीक है, उनको ऐड करने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बॉडी किस में है, किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पर ये देखें कि हम जो है ये देख लेते हैं रेस्ट की एग्जांपल कि यहाँ पर टेबल है, टेबल पे हमने बुक्स रखी हुई हैं, तो यहाँ पर जो है ठीक है ये क्या है हमारी, ठीक है, कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, बॉडी रेस्ट में है तो ये होगी इक्विलिब्रियम में। अब फोर्सेस के लिहाज से देख लें कि किस तरह से हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस 0 आता है। तो ये जो बुक्स है इनका वेट जो है एक्ट कर रहा है ये डाउनवर्ड। ठीक है, बुक्स पे एक और फोर्स लग रही है जो कि टेबल की फोर्स है, टेबल जो बुक्स पे फोर्स लगा रही है वो है नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। ठीक है, अब अगर ये बुक्स रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं इक्वल फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो हैं इक्वल होंगे। ठीक है, और ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या होंगे, इनका साइन जो है एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव होगा। यानी कि अगर आर जो है हमारे पास है, सपोज कर लेते हैं कि 20 न्यूटन, ठीक है, प्लस 20 न्यूटन, तो वेट जो है हमारा क्या होगा, ठीक है, ये भी 20 न्यूटन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है। ठीक है, अगर हम आर को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डब्ल्यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये देखें कि अगर हम इनको ऐड करें, ठीक है, यानी 20 को और -20 प्लस 20 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन को ऐड करूँ तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर जितनी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं उनका अलजेब्रिक सम, उनको जब आप ऐड करेंगी तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा, ठीक है, आंसर 0 आ रहा है कि यहाँ पर अपवर्ड जो फोर्स थी उसको हमने पॉजिटिव लिया, तो डाउनवर्ड फोर्स को हमने नेगेटिव लिया। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखने हमारा ये, अगर एक कोई ब्लॉक है इसको हमने हैंग किया हुआ है और यहाँ पर ये एक समझ लें कोई भी वायर है, इससे हमने हैंग किया हुआ है, ये ब्लॉक है। तो ब्लॉक जो है उसका वेट जो है, ये इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे वेट की। ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, और इसके अंदर जो है वायर के अंदर टेंशन है T। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि ये जो दो फोर्सेस हैं, टेंशन और W, ये क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, इक्वल होंगी, और क्योंकि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एक हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर ये 10 न्यूटन है तो ये होगी -10 न्यूटन। ठीक है, अगर हम इनको ऐड करेंगे +10 को -10 को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसके जितनी फोर्सेज इस पर अप्लाई हो रही हैं उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद हमारे पास ये कार मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, और इसमें भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, ये रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें कौन कौन सी फोर्सेज हो सकती हैं। इस कार का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये एक इंजन की फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास समझ लें कि ये फॉरवर्ड, ये आगे राइट की तरफ है। फ्रिक्शनल फोर्स है, ये कि बैकवर्ड है, यानी लेफ्ट की तरफ है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है, ये जितना भी जो भी सरफेस से, ठीक है, इसकी समझ लें कि बॉडी जहाँ पे इसके टच कर रही है, जो कि इसके टायर्स हैं, यहाँ पे इनके नॉर्मल रिएक्शन होंगे ये। ठीक है, अब ये सारी जो फोर्सेस हैं, वेट और ये और नॉर्मल रिएक्शन, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारी फोर्सेस का अगर सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो कार मूव कर रही है वो इसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और ये किस कंडीशन में होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। ठीक है, अब ये सारी फोर्सेज का सम 0 कैसे आएगा, इसका मतलब है कि कुछ फोर्सेज इसमें पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इनको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का हम इस तरह से ले लेते हैं कि जो फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही होती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं,
और जो होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस उसको नेगेटिव ले लेते हैं। इसमें जो होती है टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो होती है टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस उसको नेगेटिव लेते हैं। तो अब कुछ प्लस में आती हैं, कुछ माइनस में आती हैं, और सबको जब ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इज 0। ठीक है, इस तो यहाँ पे बॉडी हो जाती है किसमें, इक्विलिब्रियम में। अब देखिए टाइप्स हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की, हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो होगा हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके हमने पहले देख चुके हैं कि उस पर जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही होंगी उनका रिजल्टेंट 0 होगा, और उसके ठीक है उसका रिजल्ट में क्या होगा, बॉडी रेस्ट में है, और वो कंडीशन होगी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और जितनी फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं उनका रिजल्टेंट 0 है, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। यानी कि अगर कोई कार रेस्ट में है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो ये होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई फैन है, फैन अगर रेस्ट में है, ठीक है, यानी कि बंद किया हमने, तो वो होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और अगर फैन रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हम कहेंगे फैन में क्या है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया, एक एग्जांपल देख लें, ये डोर रेस्ट में है, ये हो गई हमारी एग्जांपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, और ये फैन मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ये है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। एक होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन और एक है हमारी सेकंड कंडीशन। 2 कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन होती है ये होती है हमारी फोर्स की कंडीशन, और सेकंड कंडीशन होती है हमारी टॉर्क की कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसका दूसरा जो नाम है वो है, ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन हम पढ़ चुके हैं, यानी अगर कोई बॉडी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या थोड़ा सा कर्व पाथ में मूव कर रही है, उसकी हम कहते हैं उसकी मोशन है ट्रांसलेशनल। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी जिसकी मोशन ट्रांसलेशनल है, ठीक है, उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी वो होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर एक कार है, ठीक है, तो कार देखें जब अगर खड़ी हुई है, ठीक है, तो उसका कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो उसका कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, वो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी ट्रांसलेशनल के अंदर भी हमारे पास दोनों आ जाएंगी। ट्रांसलेशनल में स्टैटिक भी हो सकता है और ट्रांसलेशनल में डायनामिक भी हो सकता है। यानी अगर एक कार खड़ी है, रेस्ट में है, तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी है। और अगर एक कार मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो हमारे पास ट्रांसलेशनल भी है और वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें यही होता है जो हम देख चुके हैं कि अब इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमने कहा था ये कौन सी कंडीशन है, फोर्स की कंडीशन है। तो यहाँ पे फोर्सेस की बात करेंगे कि बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर उनका सम 0 आ रहा है, उनका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी किस में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज अगर 0 है तो बॉडी क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब सम ऑफ ऑल फोर्सेज का मतलब है कि इसमें बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि बॉडी पर n फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं। n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। जितनी भी फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं अगर हम सबको ऐड कर लें तो उनका सम 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये देखें फोर्सेस को हमने ऐड किया है, यानी कितनी फोर्सेस हैं, n है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, इन सबको ऐड करने पे अगर हमारे पास 0 आ रहा है यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0, इसका मतलब है बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे ये देखें कि हम फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में हैं तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कोई एक फोर्स जो है, अब ये देख लें कि कोई एक फोर्स है, हम ये देख लेते हैं कोई एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई फोर्स
इस डायरेक्शन में। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, ठीक है, ये F1 ये F2 कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम करते क्या हैं कि फोर्सेस जो हैं उनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं उनके कंपोनेंट्स में, उनके हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। जब हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो जाहिर बात है कि हम कंपोनेंट्स कितने बनाते हैं, 2 बनाते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। और एक्स कंपोनेंट हमारा क्या होगा, ठीक है, वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, ठीक है। इस तरह से इसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, और वाई कंपोनेंट अलॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस होगा। तो हर फोर्सेस के हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम सारे फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं, और फिर सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स देखिए मैंने क्यों बनाए, ठीक है, इसलिए कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें ये रूल होता है कि हम लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 2x है, ठीक है, और इसमें मुझे सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है 3x, तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं। 2x में मैं 3x ऐड भी कर सकती हूँ, या 2x में से मैं 3x सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो सिमिलर टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास 2x है और 3x स्क्वायर है, तो मैं इनको ऐड कर सकती हूँ, मैं इनको ऐड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से, ठीक है, वेक्टर्स में ये होता है, फोर्सेस में होता है कि अगर आपके पास, ठीक है, एक, ठीक है, समझ लें कि अलोंग एक्सिस, ठीक है, अलोंग सेम एक्सिस फोर्सेस हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपके अलोंग सेम एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस फोर्सेस हैं, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स है तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि सम नहीं उसका हो सकता, उसको फिर आपको, ठीक है, यानी कि उस तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से वेक्टर ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्या किया, फोर्सेस को, ठीक है, उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है कि अगर हम फोर्सेस जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, अगर हमने इनको एक कंपोनेंट्स बना लेंगे तो इनके सारे जो एक्स कंपोनेंट होंगे, सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट होंगे वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होंगे, और सारी फोर्सेस के जो वाई कंपोनेंट्स होंगे वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होंगे। तो हम सारे फिर एक्स कंपोनेंट्स को, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो या नेगेटिव एक्सिस को, हम उनको ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएंगी लाइक सेम टर्म्स। और सारे वाई कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएंगी हमारे पास लाइक टर्म, यानी कि जिनकी डायरेक्शन जो है वो है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। इसलिए हम इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। F1 को मैंने रिजॉल्व किया है, तो ये है इसका एक्स कंपोनेंट F1x, इसका वाई कंपोनेंट है F1y, ठीक है। और पता है एक्स कंपोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर i, और वाई कंपोनेंट्स के साथ हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर j। और i से हमें पता चल जाता है कि ये एक्स कंपोनेंट है, और j से हमें पता चलता है कि ये वाई कंपोनेंट है। ये हम सेकंड चैप्टर में, ठीक है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से ये F2 का मैंने एक्स कंपोनेंट बनाया, वाई कंपोनेंट, ठीक है, F2xi प्लस F2yj। F3 का बनाया मैंने F3xi प्लस F3yj, और लास्ट मैंने बनाया है Fnxi प्लस Fnyj। यानी हर फोर्स को मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब रिजॉल्व करने के बाद क्या है कि मैं एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। यूँ सारे क्या हैं, ये अलॉन्ग सेम एक्सिस हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं, तो सारे एक्स कंपोनेंट को मैं ऐड कर रही हूँ, F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस Fnx, और इनके कॉमन क्या था, i था, मैंने i कॉमन ले लिया। इस तरह से सारे वाई कंपोनेंट्स, ठीक है, इनको ऐड कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये हैं लाइक टर्म्स की तरह, ये एक ही अलॉन्ग वाई एक्सिस लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐड किया F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस Fny, और इनमें कॉमन था j, मैंने j कॉमन ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ये 0 के इक्वल कैसे होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई कैसे करेगी, ठीक है, ये उसी केस में सेटिस्फाई होगी कि इफ़, ठीक है, दिस सम, यानी F1x प्लस F2x प्लस F3x अप टू Fnx, ये सम पूरा 0 के इक्वल हो, तो 0 मल्टीप्लाई बाय i 0 हो जाएगा। और ये जो सम है, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल हो, यानी F1y प्लस F2y प्लस Fny, ये पूरा सम 0 के इक्वल हो जाए, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय j 0 हो जाएगा,
ठीक है। और फिर यहाँ ऐड का साइन है तो यहाँ 0 + 0 0, यानी ये इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कब होगी, ठीक है, जब ये सम जो है यानी सम ऑफ, ठीक है, ऑल x कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस या सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि F1x ये मैंने लिख दिया, सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0 ये होना चाहिए। ठीक है। और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं, सम ऑफ Fx, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल x कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। और y कंपोनेंट्स में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, या समेशन Fy इज इक्वल टू 0। तो असल में हमारे पास ये होती है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन Fy इज इक्वल टू 0। यानी हम जब कोई न्यूमेरिकल कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम ये अप्लाई करते हैं, समेशन Fx इज इक्वल टू 0 समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे आंसर आएगा इसका मतलब है कि इनमें से कुछ फोर्सेज जो होंगी वो होंगी टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, और हम उनको लेंगे प्लस के साथ। ठीक है। ठीक है। अब यानी कि अगर कोई फोर्स है, ठीक है, टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस 2 न्यूटन की, ठीक है, तो हम उसको लिखेंगे +2 न्यूटन। ठीक है। अगर कोई फोर्सेज जो है टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस है, ठीक है, जैसे कि 4 न्यूटन, तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर -4 न्यूटन। ठीक है। तो जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ फोर्सेज होती हैं हम उनको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, जो नेगेटिव, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ फोर्सेज होती हैं हम उनको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। इस तरह से कुछ फोर्सेज जो होती हैं यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, और ऐड करके इनका सम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसी तरह से इसमें भी होता है कि कुछ फोर्सेज जो होती हैं अपवर्ड यानी टूवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, इनको हम प्लस के साथ लिखते हैं, और कुछ फोर्सेज होती हैं हमारी, ठीक है, टूवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, जिनको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ पर फिर हमारे पास कुछ फोर्सेस पॉजिटिव और कुछ फोर्सेस नेगेटिव आती हैं, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐड होती हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट होती हैं, और रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास सम ऑफ, ठीक है, ऑल x कंपोनेंट फोर्सेस 0 आ जाता है, और सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस 0 आ जाता है। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको हम फोर्स कंडीशन भी कहते हैं, और ये होती है हमारी फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, ये होती है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। उसके बाद हमारे पास है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये होती है हमारी टॉर्क की कंडीशन। ठीक है, इसका नाम टॉर्क कंडीशन भी होता है, और ये होती है हमारी रोटेशनल मोशन के लिए, इसको हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होती है हमारी कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, इस पर डिफरेंट नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, F1 अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये F2 अप्लाई हो रही है, F3 अप्लाई हो रही है, F4 अप्लाई हो रही है, और उसकी वजह से ये बॉडी रोटेट कर रही है। ठीक है। अब ये जो इसका जो टॉर्क है, ठीक है, F1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो है τ1। इससे पहले हम मोमेंट ऑफ कपल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था एक बॉडी पर 2 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, और उनकी वजह से जो फोर्स था, ठीक है, हमने उसी के साथ रिप्रेजेंट किया था। F1 का फोर्स का टॉर्क τ1 था, और F2 फोर्स का टॉर्क τ2 था। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम जो है टॉर्क लेंगे कि F2 फोर्स का टॉर्क τ2 है, ठीक है, F3 का τ3, F4 का τ4। इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ n फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, और उनके टॉर्क्स भी क्या हैं, τ1 τ2 τ3 अप टू, ठीक है, हमारे पास समझ लें कि, ठीक है, n तक जो है इस पर, ठीक है, टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं, टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्या होगा कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी टॉर्क की कंडीशन, यानी जितने भी टॉर्क्स हैं τ1 τ2 τ3 अगर हम उनको ऐड कर लें तो उनका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये सम कैसे 0 आएगा, इसका मतलब है इसमें भी कुछ टॉर्क जो है पॉजिटिव होंगे और कुछ टॉर्क जो है वो नेगेटिव होंगे। जब भी हम उनको क्या करेंगे, कुछ को ऐड करेंगे, कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाएगा। तो जो टॉर्क पॉजिटिव होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, यानी ऐसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिनकी वजह से बॉडी,
जो है वो किस तरह घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो टॉर्क जो है एंटी क्लॉकवाइज होंगे उनको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और जो टॉर्क क्लॉकवाइज होंगे उनको हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इस तरह से सब ऐड होके हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, अगर सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम ऐड कर लें, उनका सम कर लें, ठीक है, एक हमने ये काम कर लिया, और सारी जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, बॉडी पे जितने क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, उनका हम सम कर लें, ठीक है। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। इसका सम और इसका सम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों सम इक्वल होने चाहिए। इसी को हम इक्वेशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये कंडीशन है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये हमने दो कंडीशंस पढ़ ली। अब ये देखें इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो हमने पढ़ी है और डेफिनेशन पढ़ी है, तो हमने ये देखा है कि इसमें बॉडी जो है या तो रेस्ट में होगी या बॉडी जो है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में अगर आप ये देखें एग्जांपल, तो हम फ़ैन ले सकते हैं कि अगर फ़ैन जो है रेस्ट में है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, वो होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, और उसके साथ होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी रोटेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर फ़ैन मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और उसके साथ साथ वो होगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में, यानी हो जाएगी रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रोटेशनल के अंदर भी दोनों कंडीशन आ जाती हैं, दोनों यानी कि टाइप्स आ जाती हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी आ जाती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आती है। तो हमने देखा कि अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो होती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब अगर देखें बॉडी रेस्ट में है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट में होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो भी एक्सेलरेशन क्या होता है, तो भी एक्सेलरेशन हमारे पास, ठीक है, 0 होता है, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट में है या बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन 0 है। तो इक्विलिब्रियम में आपको ये भी लिखना होता है, और ये आपसे पूछा भी जाता है एमसीक्यूज में कि, ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि इफ़ द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ 0, ठीक है, एक्सेलरेशन इज़ 0, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन इज़ 0, ठीक है, वो भी 0 होगा, और रोटेशनल यानी कि आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिसको हमने क्या अल्फा से डिनोट किया था, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर 0। तो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हमारे पास मस्ट है कि क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन 0 एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हमने पढ़ लिया आज इक्विलिब्रियम की क्या टाइप्स हैं और क्या कंडीशन है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे लैडर के प्रॉब्लम्स।